सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, व्याकरण हिंदी भाषा में एक टूल की तरह कार्य करता है, एक यंत्र की तरह कार्य करता है जो भाषा को क्या करता है, भाषा को शुद्ध करता है। तो बच्चों, पाठ भाषा विचार पाठ 1 आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक सुने एवं विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करें। भाषा विचार, देखिए, जुड़िए और समझिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों के माध्यम से समझिए कि क्या हो रहा है। विभु, क्या कर रहे हो? माँ, मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। उसी प्रकार दूसरे चित्र में, दादी एक कहानी सुनाइए ना, सुनो एक समय की बात है। इसी प्रकार नीचे के चित्रों में, पिताजी मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। तरुण, क्या लिख रहे हो? एवं अगले चित्र में, भैया आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी है क्या? तो हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी है। तो ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, उपर्युक्त उदाहरणों के द्वारा आपने जाना कि मनुष्य अपने विचारों और मन के भावों को, मतलब मन में आने वाले भावों को प्रकट करने के लिए, सामने वाले पर प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इंसान को एक माध्यम, एक साधन की आवश्यकता होती है। किसी जरिए से वह सामने वाले से बात करता है और यही माध्यम जो है वह भाषा कहलाता है, जिस माध्यम से आप अपने मन के विचारों और मन के भावों को प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से, वह माध्यम भाषा कहलाता है। तो बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव को एक दूसरे को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। बच्चों देखो, ऐसा है कि जब मनुष्य पूरी तरह से क्या आधुनिक नहीं हुआ था, जब वह शुरुआती दौर में था, अपने प्रारंभिक दौर में, जब वह गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, तब भी वह अपने साथियों से बातचीत करता था, परंतु वह किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से बात करते थे आपस में। ठीक है, एक दूसरे के मन के भावों को और विचारों को समझने के लिए। ठीक है, पर तो संकेतों से जो बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि कई सारे जो इशारे हैं वो समान होते थे, तो इसमें डिफरेंस पैदा करना या फिर अलग अलग इनको समझना बहुत कठिन था। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या हुआ, के लिए उन्होंने अपने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को, साउंड को, आवाज़ को मिलाकर शब्द बनाने प्रारंभ किए और शब्दों के मेल से क्या बनी? भाषा। तो बच्चों, आप जान गए कि भाषा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया और क्या कारण रहे भाषा को प्रयोग करने के लिए, क्योंकि उन्हें मिलजुल कर कार्य करना था आदिवासियों को। तो उन्होंने मिलजुल कर एक भाषा का, शब्दों वाली भाषा का निर्माण किया, जो उनके मुख से ध्वनियाँ निकल रही थी। तो शब्द, भाषा भाष धातु से बना है, मतलब ये भाषा शब्द है जो, यह भाष धातु से बना है। धातु का मतलब होता है बच्चों जो मुख्य धातु होती है, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे है, जो संस्कृत भाषा में भाष शब्द है उससे भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो सभी प्राणियों द्वारा, जो पृथ्वी पर सभी प्राणी हैं, उनके द्वारा मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सभी प्राणियों की बात की गई है, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी आते हैं। तो पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहते, कहा जाता, क्योंकि वह भाषा का प्रयोग नहीं करते, वह केवल बोलियां बोलते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, एक साउंड निकालते हैं, उससे ही वह अपनी बात सामने वाले पक्षी तक पहुंचा सकते हैं। कुछ पक्षी, सभी नहीं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर व लिखकर अपने और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, मतलब एक दूसरे तक वह अपने बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो वह साधन भाषा है। तो यह भाषा की परिभाषा है। उसके बाद बच्चों, भाषा के विषय में जानते हैं थोड़ा सा कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, उर्दू, नेपाल, कई सारी भाषाएं। ठीक है,
अब ये जो जितनी भी भाषाएं हैं, देखिए इनका अलग अलग स्वरूप क्या है। जब पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक समान पैदा हुए, एक रूप रंग के हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, एक समान हाथ पैर हैं, तो उनकी भाषा में परिवर्तन कैसे है। हर देखिए ऐसा होता है बच्चों, मानव का जो शरीर होता है वह उसके परिवेश के अनुसार, उसके वातावरण के अनुसार ढलता है। इसी प्रकार भाषा है, भाषा भी अपने वातावरण के अनुसार ही ढली है। तो उसके बाद आए बच्चों भाषा के रूप। भाषा के रूप क्या क्या हैं, भाषा के प्रकार एक तरह से कितने हैं। तो भाषा होती है, उसके दो प्रमुख रूप होते हैं। एक पहला भाषा मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है जिनको हम बोलकर सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और दूसरी है लिखित भाषा, जब हम लिख कर अपने मन के विचारों और भावों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, उसमें हम अपने सारे भावों को स्पष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, या हम अपने सामने वाले को क्या समझाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार मौखिक भाषा भी यही काम करती है, अर्थात बोलकर, किसी को फ़ोन करके, और लिखित भाषा भी यह काम करती है। तो पहले देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद विवाद का मतलब है जैसे संवाद होते हैं, एक बोलेगा तो दूसरा उसका उत्तर देगा, तो वाद विवाद प्रतियोगिता कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जो वक्ताओं ने बोलकर, वक्ता वो होता है जो बोलता है, जो भी बोलता है वह वक्ता है, ठीक है। बोलकर अपने विचार प्रकट किए, जिसको भी स्टेज पे बुलाया गया उसने बोलकर अपने विचार प्रकट किए, और श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। श्रोताओं का अर्थ है सभी श्रोताओं ने, जो सुनने वाले आए हैं उनको श्रोता बोलते हैं, ठीक है। तो सभी श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है, मतलब वक्ता ने बोलकर अपने मन के विचार प्रकट किए और श्रोताओं ने सुनकर उसकी बात का आनंद उठाया। तो यह जो भाग है, यह जो रूप है, वह मौखिक भाषा का रूप है। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसको एक प्रकार से समझता है, ठीक है। तो इस प्रकार मौखिक भाषा की जो व्याख्या है वह हो गई, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण है जैसे टेलीफोन पर हम बातचीत करते हैं, दूरदर्शन टीवी पर हम देखते हैं, वो भी बोलकर ही हमें समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेता लोग भाषण देते हैं, वह भी बोलकर हमें समझाते हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं किसी के साथ, कोई नाटक देखते हैं या रेडियो पर कोई भी बात सुनते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। तो यह भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, अर्थात सबसे प्राचीन रूप है, सबसे पुराना रूप है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा था, तो इस रूप का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आई बच्चों लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है, देखिए कि वरुण छात्रावास, ये उदाहरण दे रखा है कि वरुण छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता से अपनी कुशलता की जानकारी दी। कुशलता मतलब वह ठीक प्रकार से है कि नहीं, अपना हालचाल की जानकारी माता पिता को दी। तो माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की, तो यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप है मतलब लिख कर उन्होंने उसकी बात के विचार को अपने मन में धारण किया है या समझा है। तो लिखित भाषा का यह एक व्यक्ति लिख कर विचार या भाव प्रकट करता है, तो दूसरा पढ़कर उसे समझता है। तो यह भाषा का लिखित रूप हो गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। भाषा का वह रूप, भाषा का वह प्रकार जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के विचारों, भावों को, मन के भावों को दूसरे व्यक्ति से पढ़कर अपनी बात को पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के विचार या मन के भावों को, मन में जो भाव आते हैं, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष घृणा प्रेम, ये सब भाव हैं, तो इनको लिखकर भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण है जैसे पत्र, आप पत्र लिखते हो, जैसे ऊपर अभी पत्र का उदाहरण दिया गया। लेख, आपने कोई लेख लिखा अखबार में, पत्रिका, किसी मैगजीन में कोई पत्रिका लिखी, कोई लेख लिखा। कहानी, आपने कहानी की किताब लिखी या फिर आपने कोई कहानी लिखी। जीवनी, किसी की व्यक्ति के विषय में, संस्मरण, अपनी यादों के विषय में कोई लेख लिखा। तार, ईमेल, एसएमएस आदि, तो यह लिखकर ही हम दूसरे सामने वाले तक पहुंचाते हैं अपने मन के भावों और विचारों को, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है, मतलब जो भी बातें लिखित रूप में ऐसा होता है कि हम उसको संजोकर रख सकते हैं, अपने पास
रख सकते हैं। तो लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है, मतलब लिखित रूप का जो प्रयोग होता है वह कम होता है, मौखिक रूप का ज़्यादा होता है। चलिए आगे है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा बच्चों देखो, मुख्य भाषाएं तो दो बताई गई हैं, कौन कौन सी, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। अब आ गई सांकेतिक भाषा। ये मुख्य भाषा नहीं है पर इसका भी प्रयोग किया जाता है। जो लोग बोल नहीं सकते वह अपनी बातों को इसी में ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों द्वारा इशारों या द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, तो जो सिपाही होता है वह, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाला, वह अपने इशारों से बताता है कि चलना है, रुकना है या फिर आगे गाड़ी को बढ़ाना है। ठीक है, तो वह भाषा का इस्तेमाल, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो मूक बधिर व्यक्तियों का, जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, ऐसे जो मूक बधिर व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का वार्तालाप, जब वो आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तब वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। कहने का अर्थ है कि यह केवल कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जो स्पेशल एबिलिटी उनकी अंतर्गत होती है, वह इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जो संकेतों के द्वारा जिस अपनी इशारों में बात समझाई और समझी जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। उसके बाद आई बच्चों मातृभाषा। अब देखिए, ये समझिए मातृभाषा किसे कहते हैं। जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है, जो वह प्रारंभ में सबसे पहले जब पैदा होने के बाद वह जो भाषा अपने माता पिता आसपास के परिवेश से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, जो अपने परिवार से सीखता है। तो राजेंद्र सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, अर्थात पंजाब में हुआ है या पंजाबी भाषा बोलने वाले परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी में बोलता है, पंजाबी भाषा में बात करता है। मीनल का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी में बोलती है। तो इस प्रकार पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषा है। तो बच्चों आप इसको समझ ही गए होंगे कि मातृभाषा वह होती है जिसको आपको सबसे पहले आप अपने परिवार से सीखते हैं, वह मातृभाषा आपकी कहलाती है। उसके बाद बच्चों आई राष्ट्रभाषा। अब देखिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। वह भाषा जो जिसमें देश में अधिकतर लोग जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, वह क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो अधिकतर निवासियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। सभी देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है, रूस की राष्ट्रभाषा रूसी है और फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच इत्यादि है। ठीक है, तो जिस राष्ट्र में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, वहाँ के निवासियों द्वारा अधिकतर प्रयोग की जाती है, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है। हिंदी के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा बच्चों, कि भारत की राष्ट्रभाषा जो है वह हिंदी को कहा जाता है और यह देश के लगभग 70 से 75% जो आबादी है जो 70 से 75% जो आबादी है वो लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए भारत की भाषा राष्ट्रभाषा है। उसके बाद राजभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो देश के कार्यालयों और राजकार्य में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। जो हमारे ऑफिस में जिसका प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। ऑफिस के लेखन कार्यों में, बोलने वाले कार्यों में राजकाज की भाषा में प्रयोग किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। तो हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है और अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। उसके बाद आई मानक भाषा। मानक भाषा का बच्चों यहाँ पर अर्थ है विद्वानों और शिक्षकों द्वारा जिस भाषा को मान्यता दी जाती है वह भाषा मानक भाषा कहलाती है। देखिए यहाँ पे विद्वानों और जो विद्वान हैं और शिक्षाविदों द्वारा जिस भाषा को क्या किया जाता है, मूल रूप में स्वीकार किया जाता है, एक रूपता लाने के लिए भाषा का रूप को मान्यता दी जाती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। एक रूपता लाने का यहाँ अर्थ है एक समान रूप में लाने के लिए। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपका पाठ समाप्त होता है। मानक भाषा के रूप आपको अगली कक्षा में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।